अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है की स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस। ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन लोग बिजनेस में स्टेक होल्डर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स वो तमाम इंडिविजुअल्स, वो तमाम ग्रुप्स या वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है, इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट बाय करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर है, हेंस वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है। इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल या कमोडिटी सेल कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सप्लायर है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करती है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लेंडर हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से रॉ मटेरियल बाय कर रही होती है। जैसे कि कुछ सेट ऑफ रॉ मटेरियल वो ए से बाय करती है, कुछ सेट ऑफ रॉ मटेरियल वो बी से बाय करती है, कुछ सेट ऑफ रॉ मटेरियल वो सी से बाय करती है। उसका मतलब है ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स हैं, हेंस स्टेक होल्डर्स। इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से डील कर रही होती है, तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तमाम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है और बराबर में एक एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें फ्राइज बिकते हैं। अब वो जो फ्राइज का कार्ट है, जो फ्राइज का स्टॉल है, सही है, अब यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज हैं शाम को ऐसे ही चाय के बाद वो फ्राइज खाने जाते होंगे या चाय के साथ फ्राइज खाने जाते होंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, बराबर वाले कार्ड को बिजनेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फ्राइज का कार्ड है वो भी आपका स्टेक होल्डर है। सर उससे मेरी कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, लेकिन मेरे बिजनेस की वजह से उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा स्टेक होल्डर है। इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी एरिया में है वहां पे नजदीक में 2-3 घर हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर शोर शराबा होता है तो बराबर में वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, बार बार आपको नोटिस आ रहे होते हैं, पुलिस आके खड़ी हो जाती है, आपके बिजनेस के काम में इंटरप्शन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो बराबर में लोग रह रहे हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसका आपके बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन अचानक से पता चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लोग बॉयकॉट कर रहे हैं और वो जो इंडिविजुअल्स है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जानते भी नहीं थे, जिनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना भी नहीं था, वो भी क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कैंपेन में लोगों का साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल पब्लिक होती है ना, वो भी आपकी स्टेक होल्डर है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्टेक होल्डर है। सर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड क्यों होगा? इसका मतलब ये है कि उन लोगों का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई स्टेक है, उनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और क्या उसके पर्पसेस हैं और वो अपने पर्पसेस को अकॉम्प्लिश कर रही है या नहीं कर रही, उसमें इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर हैं। पढ़ते हैं। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस विद पीपल। बिल्कुल ऐसा ही है। दोज पीपल आर अफेक्टेड बाय द बिजनेस एंड देयरफॉर हैव अ स्टेक इन इट। जो प्राइस का कार्ड है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रहा था, वो जो घर वाले थे वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे आपके बिजनेस का उन इंडिविजुअल्स की, उन ग्रुप ऑफ पीपल की या उन ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफ पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो हेंस दे आर स्टेक होल्डर्स। दे आर रेफर्ड टू एज स्टेक होल्डर्स और पीपल हु हैव इंटरेस्ट और स्टेक इन द बिजनेस। दोनों लाइनें आई होप आपको समझ आ गई होगी। In business, stakeholders is an individual, group, or community that has an interest in an organization or the outcomes of its operations. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी भी हो सकती है। मैं बार बार क्या करता आपको, इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है और क्या है कि
आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम क्या है उसमें भी इनका इंटरेस्ट होता है। सही है। कॉमन एग्जांपल्स और स्टेक होल्डर्स बता दिया, एम्प्लॉइज, कस्टमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट, सब बता दिया मैंने आपको। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, ये हमेशा याद रखिएगा कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो हर स्टेक होल्डर का कोई ना कोई अलग इंटरेस्ट होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक स्टेक होल्डर है, ये एक स्टेक होल्डर है, इनके कुछ इंटरेस्ट कॉमन है, लेकिन ज्यादातर इनके इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। कि यहाँ पे लैंडर का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उससे जो लोन दिया हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली करे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेच्योरिटी डेट आने पे फौरन से रिटर्न कर दे। या फिर जो सप्लायर है उसने अगर आपको उधार पे माल बेचा हुआ है तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ये है कि जो उधारी के आपने माल खरीदा है तो आप टाइमली उसको पेमेंट कर दें, और दूसरा कि आप उससे टाइम एंड अगेन परचेज करते रहें। इसी तरीके से कस्टमर का स्टेक ये है कि जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो पैसे दे रहा है तो बदले में उसको वैल्यू मिले, कस्टमर सर्विस मिले। सही है। इसी तरीके से एम्प्लॉयज का क्या होगा स्टेक, उसकी सैलरी, उसकी रेपुटेशन, उसकी करियर ग्रोथ एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यह है कि हर स्टेक होल्डर का दूसरे स्टेक होल्डर से कोई ना कोई डिफरेंट स्टेक या इंटरेस्ट होता है। सही है। फिर आगे लिखा हुआ है therefore businesses would set priorities while playing balancing act in serving all of its stakeholders। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या कर रही होती है, प्रायोरिटाइज कर लेती हैं, बैलेंस क्रिएट कर रही होती है तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान। इन अ हाईली रेगुलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट the top priority of business would be to operate within all boundaries set by government and ensuring that no laws are being compromised। तो जैसे पहले बता रहा है कि सबसे पहला जो स्टेक है वो है गवर्नमेंट का, कि भाई गवर्नमेंट ने जो आपके लिए कवानीन बना के दिए हैं आप उसके अंदर ही अपना बिजनेस ऑपरेट करो और कोई भी लॉ को आप क्या करो, वायलेट नहीं करो। एक और एग्जांपल दी हुई है कि आप क्या कर रहे होते हो, कस्टमर को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो तो यहाँ पे उनकी सेटिस्फैक्शन जो है ना बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। सही है। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें पढ़ दी हैं, तो आप प्लीज इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। स्टेक होल्डर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल ये है कि दो किस्म के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, एक है इंटरनल स्टेक होल्डर, एक है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। वो पीपल, वो ग्रुप जो कि इंटरनली काम कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। वो पीपल, वो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर वो एंटिटीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर काम कर रही होती है वो कहलाती है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सही है। इंटरनल स्टेक होल्डर में आपके पास क्या आ रहे हैं, शेयर होल्डर्स कह लें, ओनर्स कह लें, सोल प्रोप्राइटर्स कह लें, पार्टनर्स कह लें, मेंबर्स कह लें, ये बेसिकली होते हैं ओनर ऑफ द बिजनेस। सही है। उसके बाद लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर लिखा हुआ है अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। तो सर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनल स्टेक होल्डर्स दो हैं, एम्प्लॉयर ओनर और एम्प्लॉई मुलाजिम, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। तो ये आपके पास है इंटरनल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। सही है। सर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के सप्लायर, कस्टमर, लेंडर, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो सर ये 7 या 8 आपके पास ये कंपैटिटर्स 8, ये जो है आपके पास क्या है, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या है, मैंने आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी नहीं बताया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी नहीं बताया। मैं एक एक करके आपको तमाम स्टेक होल्डर्स बताता हूँ, आपको सारे समझ भी आ जाएंगे और इनके स्टेक्स भी समझ आ जाएंगे। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं सवाल लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एचके मैं अपना जो है व्हाट्सएप चेक कर लूंगा। एचके मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें ना ये आप मिस सना से या फिर जो है ना वो मुस्तफा से पूछ लिया करो, या फिर ताहिर शहूद से पूछ लिया करो, क्योंकि इसमें आपको भी ना मेरे ख्याल से इनकन्वीनियंस फील होती होगी, क्या आपको जवाब नहीं मिलता होगा टाइमली। आप उनसे भी पूछ लिया करो, मैं तो इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा, लेकिन उनसे पूछ लिया करो, आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा। और किसी का कोई सवाल कोर्स से रिलेटेड, मैं इंशाल्लाह वैसे आंसर कर दूंगा, ठीक है, मसला नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओनर्स की। सर ओनर की बात करूं तो ओनर तो मुझे पता है क्या होता है। अगर एक बिजनेस का जो ओनर है वो सोल प्रोप्राइटर है, उसका मतलब क्या है कि उस बिजनेस का एक सिंगल ओनर है। ठीक है। उस बिजनेस को एक ही बंदा ओन और ऑपरेट कर रहा है। बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं 100% उसी के पास जाते हैं।
अब वो चाहे तो बिजनेस में पूरा 100% प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दे, पूरा प्रॉफिट घर ले जाए, या वो कोई भी स्प्लिट बना सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट का क्या करना है ये इसके पास इसका डिसीजन मौजूद है। सही है। इसके बाद आपके पास एक ओनर होता है पार्टनर, यानी कि आप पार्टनरशिप में जब बिजनेस कर रहे होते हो तो देयर इज अ चांस कि उस बिजनेस के 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 20 तक पार्टनर हो सकते हैं। तो 2 पार्टनर्स हैं तो 2 ओनर्स हैं, 20 पार्टनर है तो 20 ओनर्स हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज, प्रॉफिट्स, लॉसेस सब डिवाइड होंगे। फिर आपके पास तीसरा जो ओनर आता है वो कहलाता है शेयर होल्डर्स। अब जो शेयर होल्डर होता है उसको मेंबर भी कहते हैं, उसके पास कंपनी की कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप होती है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। अब 1% भी ओनरशिप हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है। ठीक है। अभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी में जो है डायरेक्टली कोई भी काम नहीं कर रहे होते, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कौन काम कर रहा होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। अब चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे पार्टनर हो या मेंबर हो या ओनर हो, आप कुछ भी नाम ले लो, इनके कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होंगे। बिल्कुल सर, इनका तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा, ये बिजनेस लेके चल रहे हैं। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट इसलिए किया था ताकि ये इस बिजनेस से पैसे कमाएं, घर चलाएं, तो सबसे बड़ा स्टेक तो इन्हीं का ही है। तो सबसे पहला इनका स्टेक होता है प्रॉफिट, सबसे पहला इनका स्टेक होता है प्रॉफिट। ये चाहते हैं कि बिजनेस में इनके प्रॉफिट्स तो हो, लेकिन वो प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज हो। मतलब अगर पहले मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो अगली बार मुझे 100 नहीं 100 से ज्यादा का प्रॉफिट हो, और उसके बाद उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, उसके बाद उससे ज्यादा प्रॉफिट हो। मैं चाहूंगा कि कभी भी प्रॉफिट ना रुके। सही है। दूसरा जो स्टेक होगा ना वो पता है क्या होगा, कि मेरे बिजनेस की वैल्यू बढ़े, मेरे बिजनेस की वैल्यू बढ़े। अगर 100 रुपए का बिजनेस आपको 50 रुपए का प्रॉफिट देगा, उसका मतलब ये कि 200 रुपए का बिजनेस आपको 100 रुपए का प्रॉफिट देगा, 400 रुपए का बिजनेस आपको 200 का प्रॉफिट देगा। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस की वैल्यू, जैसे 100 से बिजनेस की वैल्यू होगी 200 रुपए, 200 रुपए से हो गई 400 रुपए, 400 से हो गई 800 रुपए। तो यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ओनर्स चाहते हैं कि उनके बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और बिजनेस की वैल्यू मैक्सिमाइज हो। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ बी अ गुड किड, और आप सब जो है इसको रीड करेंगे। ये बहुत जेनरिक बात है तो मैं रीड करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसे रीड करना है। सही है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है शेयर होल्डर्स वर्सेस स्टेक होल्डर्स। सर देखें, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया इसका नाम है स्टेक होल्डर्स, लेकिन स्टेक होल्डर्स में मैं एक सेट ऑफ ओनर पढ़ रहा हूं जिसका नाम है शेयर होल्डर्स। तो क्या सर शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स एक ही चीज है? देखते हैं। देखो, मैं कहता हूं कि मैं बिजनेस का शेयर होल्डर हूं, मैं कहता हूं मैं बिजनेस का शेयर होल्डर हूं। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रोपोर्शन या कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ओनरशिप मेरे पास है, कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप मेरे पास है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस बिजनेस का शेयर होल्डर हूं और मैं उस बिजनेस का स्टेक होल्डर हूं। कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप मेरे पास है तो उस बिजनेस का शेयर होल्डर भी हूं, उस बिजनेस का स्टेक होल्डर भी हूं। ठीक है। एक बंदा कहता है कि इस बिजनेस का मैं कस्टमर हूं, तो वो इस बिजनेस का स्टेक होल्डर तो है लेकिन वो इस बिजनेस का शेयर होल्डर नहीं है। एक बंदा कहता है मैं इस बिजनेस का लैंडर हूं, मैंने उसको लोन दिया हुआ है, तो वो इस बिजनेस का स्टेक होल्डर तो है लेकिन वो इसका शेयर होल्डर नहीं है। तो यहाँ पे कमेंट आया कि तमाम शेयर होल्डर्स बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, तमाम शेयर होल्डर्स बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स बिजनेस के शेयर होल्डर्स नहीं होते। सर क्या मतलब? दो एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं, तमाम शेयर होल्डर्स बैठे हुए, एक मीटिंग हुई और जो होस्ट था उसने कहा कि भाई तमाम स्टेक होल्डर्स हैंड रेस करें। तमाम कौन थे? शेयर होल्डर्स थे। बोला तमाम स्टेक होल्डर्स हैंड रेस करें। सबने हैंड रेस कर दिया, सबने हैंड रेस कर दिया। सही है। फिर उसके बाद कहा कि तमाम शेयर होल्डर्स हैंड रेस करें, सबने हैंड रेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? तमाम शेयर होल्डर्स
स्टेक होल्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक मीटिंग थी, कुछ वहां पे कस्टमर्स बैठे थे, कुछ सप्लायर्स बैठे थे, कुछ लेंडर्स बैठे थे, कुछ शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे। तो होस्ट ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स हैंड रेस करें, तो सबने हैंड रेस कर दिया। फिर कहा तमाम शेयर होल्डर्स हैंड रेस करें, तो सिर्फ 10-12 शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने हैंड रेस किया, कस्टमर्स ने नहीं किया, सप्लायर्स ने नहीं किया, लेंडर्स ने नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि तमाम शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स नहीं होते। आई होप ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। सही है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी है, जैसे इन्होंने जो बताया है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या, उनका इंटरेस्ट क्या है कि प्रॉफिट्स जो है वो गिरे नहीं बल्कि प्रॉफिट्स बढ़े, शेयर प्राइस जो है वो गिरे नहीं, शेयर प्राइस बढ़े। तो सर जो भी मैं आपको बताया था ना कि वो चाहते हैं प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो और बिजनेस की वैल्यू मैक्सिमाइज हो। तो सर ये वैल्यू कैसे बता रहे हैं, देखो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि शेयर की वैल्यू भी बढ़े और प्रॉफिट की भी वैल्यू बढ़े, वो कम ना हो। फिर बताया है कि हमें जो डिविडेंड है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। सही, डिविडेंड क्या होता है मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में बताऊंगा। सही है। फिर वो कहते हैं कि बिजनेस जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट देख के करे, ऐसी जगह ना कर दे कि जहां पे आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाए। सही है, या फिर रिस्क जो है वो बर्दाश्त ना हो सके। और दूसरा कि आप किसी ऐसी कंपनी को जो है उसके साथ मर्ज ना कर लो या उसको एक्वायर ना कर लो जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो भाई देखो ये एमसीक्यू है प्योर प्योर, ये मैं रीड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दो। तो प्लीज आप इसको भी रीड कर लेना, मैंने आपको ये बात समझा दी है। आई होप आपको ओनर्स समझ आ गए होंगे। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझाता हूँ। देखें आपके पास एक बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिंगल ओनर बिजनेस को ओन और ऑपरेट कर रहा होता है। सर ये जो आपके पास आपकी गली में जितने भी जो डेयरी शॉप वाले हैं या फिर जो फार्मेसीज हैं या आपके पास तंदूर वाले हैं या जितने भी आपके पास जनरल स्टोर्स हैं, सही है, या आपके पास जो भी कपड़े की दुकान जूतों की दुकान है ना, इसमें ना ज्यादातर क्या होता है एक सिंगल ओनर होता है जो अपने बिजनेस को ओन और ऑपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर अगर आप किसी से पूछोगे ना ये आप ही ओनर हो, तो बोलेगा हाँ मैं ही ओनर हूँ, क्योंकि वो बोलेगा मैं बंदा रख नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत महंगा पड़ता है और हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स बहुत रिड्यूस हैं। तो जिस बिजनेस में आप एम्प्लॉयज नहीं रख सकते, जिस बिजनेस में आप एम्प्लॉयज नहीं रख सकते, वहां पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे रखोगे। सही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं होते, कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं ज्यादातर, वो कहते हैं भाई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, हम जो है वो हराम के कामों में लगाना नहीं चाहते, एक काम करते हैं हम कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं। अब उन्होंने कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए तो क्या वो कंपनी चलाएंगे, नहीं सर, उनके बिहाफ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं। ये होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होती है, जिन्होंने बिजनेस में बहुत ज्यादा काम किया होता है, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो इनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब सोचो किस लेवल के ये लोग हैं। सही है। सर इनका जो है वो स्टेक क्या होगा, अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी के एम्प्लॉय ही हैं, तो इनको सैलरी मिलती है। तो इनका पहला रेम्यूनरेशन क्या है, पहला इनकी जो कंसिडरेशन क्या है, पहला इनका स्टेक क्या है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, तो लिखा हुआ है देयर रेम्यूनरेशन, जिसमें इनकी बेसिक सैलरी आती है, इनके पेंशन आते हैं, कैश बोनसेस या शेयर इंसेंटिव स्कीम्स आ जाती हैं। सही है। तो पहला इनका स्टेक हो गया रेम्यूनरेशन। दूसरा स्टेक इनका जो स्टेक है वो है पावर और स्टेटस। अब देखो ये है एम्प्लॉय, लेकिन आपने इनको पावर और स्टेटस दी है ओनर वाली। अगर आप इनको पावर और स्टेटस देकर इनको वो वाले अथॉरिटीज नहीं देते जो एक ओनर के पास होनी चाहिए, कि मतलब ये जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आप पीछे से क्या करो उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब ये है कि इनको पावर और स्टेटस नहीं मिला तो लोग इनको सीरियसली नहीं लेंगे। करियर प्रोस्पेक्ट ये भी चाहते, प्रोस्पेक्ट का मतलब था ऑप्शंस, ये चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा करियर के लिए रिलेटेड ऑप्शंस मिले। सही है। और लास्ट ये चाहते हैं कि जॉब सिक्योर हो जाए। तो देखिए ये आपने रीड करना है, ठीक है, आपने बुक की कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, रीड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मोर देन सेटिस्फाइड के थोड़ी सी ख्वारी लगी थी पिछली अटेम्प्ट में, लेकिन हम लोगों ने इतना ओवर रीड और इतना ओवर प्रैक्टिस किया है इसी क्लासरूम में बैठकर कि मुझे जहां तक पता है कि 17 बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, 17 में से माशाल्लाह 16 बच्चे जो है वो आईटीबी में
पास हैं और एक बच्ची जो अनफॉर्चुनेटली फेल हुई 48 पे फेल हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यू वर डूइंग समथिंग राइट, मैं बस आपको टोक रहा था, आप लोग सही रास्ते पे चल रहे थे तो आप लोग पास हुए हो। तो उन्होंने रीडिंग की थी तो वो पास हुए थे, उन्होंने प्रैक्टिस की थी तो वो पास हुए थे, आप रीडिंग करोगे तो इंशाल्लाह आप भी पास हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन जार्गन है, बिल्कुल एच के, रेम्यूनरेशन जार्गन है, इसका जो सिंपल वर्ड है वो सैलरी या पे है, सही है। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयज और मैनेजर्स पे। तो एम्प्लॉय भी तो जो है वो आपके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरह नॉर्मल एम्प्लॉयज ही होते हैं, लेकिन बस फर्क ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टॉप लेवल पे काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज जो है मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो इनका स्टेक भी यही होगा कि ये चाहते हैं कि इनको सैलरी मिले, ये चाहते हैं इनको अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, जैसे एसी चल रहा हो, लाइट्स डिसेंट हो, सही है, कि इनको वहां पे जो पानी मिल रहा है डिस्पेंसर वगैरह में वो अच्छा पानी हो, मिनरल वाटर हो, इसके अलावा इनको अगर थोड़ा बहुत जो है वो शाम की चाय अच्छी मिल जाए, तो ये चाहते हैं हमें भी वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि जॉब में सेटिस्फेक्शन हो, कि इनको घर के लिए भी टाइम मिले, थोड़ा जिम वगैरह के लिए भी टाइम मिले, थोड़ा सा अपने जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने के लिए टाइम मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनका अच्छा हो जाए, सही है। तो ये आपके पास स्टेक मौजूद है, तो प्लीज इन स्टेक को पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं और आते हैं, सही है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आपके पास लेंडर है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, जनरल पब्लिक है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेंडर्स की। देखो लेंडर्स का स्टेक क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सबसे पहले लेंडर्स कौन होते हैं? लेंडर्स वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपके बिजनेस को कोई भी सेट ऑफ अमाउंट लोन के तौर पे देते हैं या लेंड करते हैं और आप उस अमाउंट को बोरो कर लेते हो। जब आप उसको बोरो कर लेते हो तो ये तय पाता है कि आप फ्यूचर में उस तारीख को क्या करोगे, वो पेमेंट वापस करोगे। लेट्स सपोज 3 साल के बाद आप दिसंबर 30 को ये पेमेंट वापस करोगे। अब 3 साल तक ना आप उसको पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करोगे, अब वो चाहे एनुअली हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, आप क्या करोगे उसको इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, सही है। और साथ ही साथ आप क्या करोगे कि जैसे ही मेच्योरिटी डेट आएगी उसको अमाउंट वापस कर दोगे। अब यहाँ पे लेंडर के क्या क्या आपके पास स्टेक्स मौजूद है? सबसे पहला कि जो आपने अमाउंट बोरो की है उस पर आप उसको पीरियोडिक इंटरेस्ट टाइमली पे करो। आप क्या करो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेच्योरिटी पे वो वापस कर जाओ, और आप डिफॉल्ट ना कर जाओ, आप बैंकरप्ट ना हो जाओ, सही है, आपका दिवालिया ना निकल जाए, सही है। तो ये उसके कुछ स्टेक होते हैं, सही है। इसके बाद लिखा हुआ है सप्लायर। अब सप्लायर के 3 स्टेक यहाँ पे लिखे हुए, देखो ए बी सी। पहले लिखा हुआ है कि कस्टमर जो है अगर उधार पे माल खरीद के गया हुआ है तो वो क्या करे कि वो उस उधारी के पैसे वापस कर दे, सही है, वो जो है भाग ना जाए, बैड डेट ना कर जाए। दूसरा कि जो कस्टमर है वो उनसे कंटिन्यूअसली परचेज करता है। तीसरा स्टेक क्या है? कस्टमर विल ट्रीट देम फेयरली एंड डील विद देम इन एन एथिकल वे। ये मैं समझाता हूँ। देखो आप एक सप्लायर हो और आप एक ईमानदार सप्लायर हो। एक कंपनी का प्रोक्योरमेंट हेड आपके पास आता है, कहता है भाई मुझे ना 10 लाख का सामान खरीदना है तुमसे। आपने बोला बेहतरीन, लेकिन उसने कहा भाई तुम्हें बिल जो बनाना ना वो बनाना 15 लाख का, जिसमें से 2.5 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा, 2 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा, 3 लाख रुपए मैं रखूंगा। तो आपने कहा कि भाई देखो मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं ये हराम का काम नहीं करूंगा। तो उसने बोला ठीक है कोई मसला नहीं है, एक काम करो कि तुम 15 लाख का बिल बना दो, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देता, 5 लाख रुपए मैं रख लूंगा। आपने कहा भाई आप समझे नहीं कि मैं हराम का काम करूंगा ही नहीं, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए ना मैं आपको लेने दूंगा। तो सामने वाले बंदे ने बोला ठीक है, फिर मैं तुमसे माल परचेज नहीं करता, मैं किसी और से माल परचेज कर लूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, बीइंग अ सप्लायर तुम्हारा क्या कसूर था कि तुम ईमानदार थे? ये कसूर तो नहीं होना चाहिए किसी का कि तुम्हारा काम चले जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सप्लायर का जो स्टेक है वो ये है कि जो कंपनीज होती है ना उनको ख्याल करना चाहिए कि जो सप्लायर्स है ना उनके साथ कोई 2 नंबरी या बेईमानी ना हो। तो ये उनका स्टेक होता है सप्लायर्स का। आई होप ये तीनों स्टेक्स आपको समझ आ गए होंगे। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के तो बहुत सारे स्टेक है। भाई देखो गवर्नमेंट को चाहिए होता है इनकम टैक्स, कंपनी इनकम अर्न करती है, प्रॉफिट्स कमाती है, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहेगी ज्यादा कंपनीज हो, जितनी ज्यादा कंपनीज होगी उतना ज्यादा इनकम टैक्स मिलेगा। दूसरा गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस हो जाए, तो जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी उतना ज्यादा लोगों को हायर किया जाएगा, जितना लोगों को हायर किया जाएगा उतना अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ आए। तो ये कैसे आएगी कि जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो सरप्लस होगा, यानी कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो ज्यादा है और जो इम्पोर्ट कर रहे हो वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएगा।
या फिर जो है आपका जीडीपी, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साल के अंदर आपके मुल्क में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो ये गवर्नमेंट के कुछ स्टेक्स हैं, या ये गवर्नमेंट जो ना लॉज वगैरह बना रही होती है, एम्प्लॉयमेंट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट लॉ, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, तो चाहती है कि क्या नाम है बिजनेसेस ना इन सबको क्या करे, फॉलो करे, तो ये गवर्नमेंट के कुछ स्टेक्स मौजूद हैं, मैंने आपको बता दिया। कस्टमर का स्टेक होता है, कस्टमर चाहता है कि उसको क्वालिटी सर्विस और क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, यानी कि जो जिस वैल्यू जिस प्रोडक्ट के लिए वो पैसे दे रहा है तो बदले में उसको वैल्यू मिले और उसको कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिले, बेहतरीन। लोकल कम्युनिटी की मैंने बात की आपसे, लोकल कम्युनिटी दो किस्म से हो सकती है, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को ब्रेक करेंगे इनटू टू, या लोकल कम्युनिटी को ब्रेक करेंगे इनटू टू, या लोकल कम्युनिटी को ब्रेक करेंगे इनटू टू। पहला जो लोकल कम्युनिटी में आता है हाउस होल्ड, और दूसरा आता है बिजनेसेस। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी थी भाई, आपके ऑफिस के बाहर एक फ्राइज का कार्ड लगा हुआ है, आपके ऑफिस में 300 लोग काम करते हैं, अब हुआ ये कि शाम के वक्त ना उन 300 लोगों में से ऑन एवरेज 50 लोग जाके उसका फ्राइज परचेज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऑफिस यहाँ नहीं होता तो उसके पास 50 बॉक्सेस डेली बेसिस पे कम बिक रहे होते, तो आपके बिजनेस की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो लोकल कम्युनिटीज में आ जाता है, तो ये बिजनेस है। सही है। आपने देखा होगा कोविड में जब शादी के बैंक्वेट्स वगैरह बंद हो गए थे, तो बैंक्वेट्स को तो नुकसान हुआ था, लेकिन उनके आगे जो आपके पास वो जो पॉपकॉर्न वाले बैठते थे, या वो जो आपके पास सेब वाले बैठते थे, या चीज वाले बैठते थे, या जो वो स्टफ टॉयज या बलून वाले बैठते थे, टॉयज वाले बैठते थे, तो उनका भी बिजनेस बंद हो गया था, क्योंकि वो जो आपके पास सामने ठेले लगे होते थे ना, वो ठेले क्या थे, वो लोकल कम्युनिटी थी शादी बैंक्वेट की। सही है। फिर उसके बाद हाउस होल्ड की बात की, आई स्कूल ऑफ फाइनेंस है, यहाँ पे हमने 14 अगस्त का इवेंट किया कैफेटेरिया में, और हुआ ये कि हमने यहाँ पे जोर जोर से गाने बजाना शुरू कर दिए, पता चला लेफ्ट साइड पे एक बूढ़ी औरत बीमार थी, वो परेशान हो रही थी, और राइट साइड पे एक बच्चे के पेपर्स थे, वो परेशान हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि लोकल कम्युनिटीज भी आपके आपके एक्शन से क्या हो रही होती है, इन्फ्लुएंस हो रही होती है। जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक मैंने आपको बताया कि ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि जो जनरल पब्लिक है ना, वो वैसे आपसे कुछ परचेज वगैरह नहीं करती है, लेकिन अगर उनको पता चले कि आप पब्लिक हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, कि जो आप खाना बना रहे हो या जो दवाई बना रहे हो ना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर उसमें मसले मसाइल हैं, तो जनरल पब्लिक क्या करेगी, आपके लिए बैड माउथ, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेगी। सही है। फिर लिखा हुआ है कि जनरल पब्लिक को ये भी स्टेक होता है कि वो चाहती है कि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, आप पोल्यूशन को रिड्यूस करो, सस्टेनेबल बिजनेस बनाओ। सस्टेनेबल बिजनेस यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 में सस्टेनेबल बिजनेस पे बहुत डिटेल में बात होगी। सस्टेनेबल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो एक्टिवली एनवायरमेंट को और सोसाइटी को सस्टेन करता है। एनवायरमेंट का मतलब क्या, दरख्त, पौधे, जानवर, ये जो आपके पास पानी की जो नहरें होती हैं या जो नाले होते हैं, इनको साफ सुथरा रखने की कोशिश करता है, एयर पोल्यूट नहीं कर रहा होता, वाटर कंटेमिनेट नहीं कर रहा होता है, तो उसका मतलब है कि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ देख रहा है। और सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है अपने एम्प्लॉयज को जो है वो मेंटल ट्रॉमा ना दे, फिजिकल ट्रॉमा ना दे, अपनी लोकल कम्युनिटी को परेशान ना करे, लोगों को बेसिकली आप प्रमोट करो। तो यहाँ पे आपने जनरल पब्लिक भी आपको इस तरीके से जो है वो रिव्यू कर रही होती है। बाकी करप्शन वगैरह आप ना करो, ये भी जनरल पब्लिक चाहती है। जनरल पब्लिक चाहती है कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करो, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कि उनको निचोड़ो नहीं। सही है। और लास्ट क्या, मुनाफली क्रिएट ना करो। ठीक है। जो मुनाफली करता है ना, उसका मतलब क्या, एक सिंगल ओनर है, अब कोई और ओनर नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो आप जैसा प्रोडक्ट बनाना चाहो बनाओ, लोगों ने तो खरीदना ही है। जैसे कि इलेक्ट्रिक, अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी देगा, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा, जिस क्वालिटी की देगा, हमें उससे ही परचेज करनी है। सोलर पैनल खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास, और कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। एज के ऐसा ही है, हर बिजनेस को सस्टेनेबल होना लाजमी होता है। तो ये कुछ जनरल पब्लिक के स्टेक होल्डर्स है, प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रीड करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जरा मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पे यूज करूंगा। मैंने आपको ऊपर बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। कौन से एम्प्लॉयज होते हैं, टॉप लेवल एम्प्लॉयज होते हैं। सही है। सर ज्यादातर क्यों बोला आपने, भाई कभी कभी ना, कभी कभी
नई कंपनी होती है, कभी कभी नई कंपनी होती है, जिसके शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्होंने कंपनी बनाई इसलिए होती है क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। तो जब नई कंपनी होती है ना, तो शेयर होल्डर ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, शेयर होल्डर ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। तो कभी कभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओनर भी होता है। लेकिन जो पुरानी पुरानी कंपनीज है ना, उनके तो ओनर कब के मर गए। सही है, अब जो ओनर है वो सारे शेयर होल्डर्स हैं जो बटे हुए, तो वो तो बिजनेस नहीं चला सकते। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वहां पे एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन कभी कभी ओनर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ज्यादातर एम्प्लॉइज होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ज्यादातर एम्प्लॉइज होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं होते। दूसरा कमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लस आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद कंपनी से रिलेटेड छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। छोटी से छोटी मतलब ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, बड़ी से बड़ी मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन मेकिंग कब करते हैं? ये डिसीजन मेकिंग करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग। साल में एक दफा मिलते हैं, इनके पास सारे एजेंडा जो है वो लाइंड अप होते हैं, ये क्या करते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, उस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर अगले साल फिर से मिलते हैं। तो यहाँ पे सर मैंने बताया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉयज होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मिला दो तो बन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। ये डिसीजन मेकिंग कहाँ करते हैं? ये करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग। सर सवाल, ये काम तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की क्यों जरूरत पड़ी? जवाब, देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वैसे तो ओनर्स के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वैसे तो ओनर्स के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओनर्स नहीं होते। आप उनकी कॉम्पिटेंसी पे, आप उनकी स्किल्स पे, आप उनकी नॉलेज पे सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन व्हाट अबाउट देयर इंटेंट? अगर सोचो वो कंपनी का भला नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ अपना ही भला कर रहे होंगे, तो उनको कौन रोकेगा? तो यहाँ पे आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पार्शियलिटी को, बायसनेस को रोकने के लिए आते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पार्शियलिटी को, बायसनेस को रोकने के लिए आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए आते हैं। एक और सवाल, सर व्हाट इफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी अपने साथ मिला लें? ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी वजूहत है। पहली वजह ये कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की ना प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी पर मंथ रेम्यूनरेशन या पर आवर रेम्यूनरेशन भी बहुत ज्यादा होती है, इनकी सैलरी बहुत हाई होती है बेसिकली। दूसरा कि ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत अकॉम्प्लिश्ड लोग होते हैं, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है, पब्लिकली बहुत पॉपुलर होते हैं। तो ये दो नंबरी करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि उनके वो पैसे चले जाएंगे, क्योंकि कोई उनको अपने पास रखेगा नहीं अगर पकड़े गए तो। दूसरा कि इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इनकी अकॉम्प्लिशमेंट खराब हो जाएगी, जो उन्होंने इतने सालों में चीजें बनाई थी ना, वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। सोचो इंशाल्लाह जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, फिर आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप किसी बड़ी कंपनीज के सीईओ रह चुके होगे, 10-12 साल आपने जो है सीईओ के तौर पे काम किया 2-3 कंपनीज में। आपको आपको जो है वो आर्म फोर्सेस वाले जानते हैं, आपको सियासतदान जानते हैं, आई कैप के बड़े बड़े इवेंट्स में आप क्या कर रहे होते हो, चीजों को लेके चल रहे होते हो। और आपने क्या किया, किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मिलकर कोई 2 नंबरी कर दी, तो आपकी सारी रेपुटेशन पानी में चली आएगी। एक वजह यह है। और दूसरी वजह यह है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो कंपनी के साथ ना कोई भी रिलेशन नहीं होता, कोई प्रोफेशनल कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता। इसकी वजह से कोई उनको इमोशनली भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सही है कि यार इमोशनल गेम खेला, मैनिपुलेट किया कि भाई काम करो कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, सही है, और तुम क्या कर रहे हो कि मेरा साथ नहीं दे रहे। तो इसलिए ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में साथ नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, जो बायस्ड डिसीजन मेकिंग होती है ना,
उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि सारी डिसीजन मेकिंग कंपनी के बिहाफ पे हो, ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बिहाफ पे हो। सही है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, इसलिए वो गए एक्सटर्नल। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है साल में एक दफा मिलती है कम से कम एनुअल जनरल मीटिंग में। अगर कोई आपके पास अर्जेंट मैटर आ जाता है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी करते हैं। उस मीटिंग में क्या करते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग तो सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो उनकी इंटेंट का पता नहीं है, शायद वो अपने लिए अपनी बेहतरी के लिए डिसीजन मेकिंग करते हो, तो वहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म कर देते हैं। सवाल ये आया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स खरीद सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को? नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी रेपुटेशन, उनके पैसे, उनकी उनकी जो पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं, उसको खराब नहीं करना चाहते। और दूसरा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कोई भी रिलेशन, प्रायर रिलेशन नहीं होता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ, तो मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। किसी का कुछ सवाल है तो यहाँ पे पूछ ले, किसी का कुछ सवाल है तो यहाँ पे पूछ ले। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा स्टेक होल्डर्स की एक कैटेगरी थी, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। आपके पास, आप स्टेक होल्डर को कैटेगराइज कर सकते हो इनटू मेन एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। आप स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज कर सकते हो इनटू मेन एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। याद करो जब हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा था कि कौन डिसाइड करता है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी, तो वहां पे दो पैराग्राफ लिखे थे। एक पे मैंने लिखा था मेन स्टेक होल्डर्स जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं, और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो बात यहाँ पर आ गई। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, आप जरा याद रखिएगा। पहला ये है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं आर द एक्चुअल डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। सही है, ये एक्चुअल डिसीजन मेकर्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें आते हैं आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके पास कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। फिर इसमें आपके पास आ जाते हैं शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स। सर शेयर होल्डर्स क्यों आए? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैसे तो कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि अगर उनको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कोई रीजनेबल डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, तो वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग के थ्रू अपने डिसीजन को उनके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, और वो वोटिंग के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फायर कर सकते हैं। वो वोटिंग के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फायर कर सकते हैं। सही है। और ओनर्स के पास तो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसी कोई चीज होती नहीं है सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स के पास, तो फिर वो तो खुद ही डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो दे आर द एक्चुअल डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, नीचे सारी बातें लिखी हुई है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर में लिखा हुआ है कि दे आर नॉट द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। फिर आगे लिखा हुआ है इज नेवरदलेस वेरी इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिसीजन ऑफ इट्स लीडर। कि वो डिसीजन मेकर नहीं होते और बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर ये जो लाइन है ना, इसको आपने काट देना है, इस लाइन को आपने काट देना है। इस लाइन को मैं काटने के लिए क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये जो दूसरी लाइन है ना, आपने काट देनी है, मैं बताता हूँ क्यों। ये लाइन इसलिए काटनी है आपने कि यहाँ पे जो आपके पास कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो लिखा हुआ है इज नॉट द पार्ट ऑफ द परमानेंट फुल टाइम स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर ऐसा नहीं होता। सही है, जैसे कि मैं बात करूं परमानेंट स्ट्रक्चर की या फुल टाइम स्ट्रक्चर की, तो फुल टाइम स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज तो आते हैं, फुल टाइम स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज तो आते हैं, तो वहां पे आपके पास बी पॉइंट हो जाता है गलत। तो यहाँ पे ए पॉइंट है
कि ये लोग डिसीजन मेकर नहीं होते, और सी पॉइंट है कि लेकिन इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। यहाँ पे सर आपने एक और चीज काटनी है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को यहाँ पे इन्होंने स्टेट किया हुआ है, जब ऊपर ऑलरेडी बता दिया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो कनेक्टेड स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर है, तो कनेक्टेड में क्यों डाला गया, इट डज नॉट मेक सेंस। तो ये जो है आपके पास मेन स्टेक होल्डर आ गए, या आपके पास कनेक्टेड स्टेक होल्डर आ गए। फिर से बता दूं, मेन स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी में एक्चुअली डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। उसमें आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और आपके पास उसमें बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। सही, आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। इसके बाद आपके पास जो अगला टॉपिक आ रहा है, इसका नाम है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। आप स्टेक होल्डर्स को जो है कैटेगराइज कर रहे थे इंटरनल एंड एक्सटर्नली, और आपने उनको कैटेगराइज किया मेन और कनेक्टेड में। आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो बेस्ड ऑन द पावर और इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर बहुत हाई होती है और इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर तो हाई होती है लेकिन इंटरेस्ट लो होता है। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट हाई होती है लेकिन पावर उनकी लो होती है। कुछ स्टेक होल्डर्स मासूम से ऐसे होते हैं ना जिनकी पावर हाई होती है ना ही उनका इंटरेस्ट हाई होता है। तो आपके पास 4 किस्म के स्टेक होल्डर्स की कैटेगरीज बन जाती है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट। तो सर यहाँ पे इनका करना क्या है, देखो सबसे पहले अगर आपके पास कोई स्टेक होल्डर ऐसा है ना जिसकी पावर हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, तो आपने इनको मैनेज करना है क्लोजली विथ रेगुलर एंगेजमेंट। आपने इनको क्या करना है, मैनेज करना है क्लोजली विथ रेगुलर एंगेजमेंट। सही है। फिर लिखा हुआ है हाई पावर लो इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको सेटिस्फाइड रखना है विथ एक्टिव कंसल्टेशन। फिर लिखा हुआ है लो पावर हाई इंटरेस्ट, आप सिर्फ इनको इन्फॉर्म कर दिया करें। लो पावर लो इंटरेस्ट, आपने इनको सिर्फ मॉनिटर करना है। सही है। सवाल आया आपका, सर यहाँ पे कैसे कैटेगराइज करूं जो मैंने स्टेक होल्डर्स पढ़े, मैंने पढ़ा है ओनर, मैंने पढ़ा है एम्प्लॉय, मैंने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैंने पढ़ा है यहाँ पे सप्लायर, कस्टमर, लेंडर, फिर गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक, कंपैटिटर्स। मैंने इतने सारे स्टेक होल्डर पढ़े, मैं यहाँ पे कैटेगराइज कैसे करूं। आंसर, कमेंट कर रहा हूं कि आप किसी भी एक सेट ऑफ स्टेक होल्डर को किसी एक ग्रिड में परमानेंटली नहीं रख सकते। कमेंट ये है कि आप किसी भी एक सेट ऑफ स्टेक होल्डर को परमानेंटली किसी एक ग्रिड में नहीं रख सकते। यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या होगा, कोई भी सेट ऑफ स्टेक होल्डर क्या करेगा, शिफ्ट करता रहेगा इस ग्रिड में। लेट सपोज अगर ग्रिड में मैं कैटेगराइज कर दूं, मैं कैटेगरी बना देता हूं ए बी सी डी, मैंने यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज बना दी है। तो यहाँ पे अगर कोई स्टेक होल्डर, लेट सपोज गवर्नमेंट जो है वो आपके पास बी पे है, हाई पावर लो इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाएगा ना, तो वो ए पे आ जाएगी, मतलब उसकी पावर भी हाई हो जाएगी, इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगी। एक आपके पास लेट सपोज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आपके पास एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको हेड कर रहा है, तो मतलब उसकी पावर भी हाई है और उसका इंटरेस्ट भी हाई है। उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो कंपनी छोड़ के चले गया। तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी पावर तो लो हो गई। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा कि वो उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, उसकी पावर तो लो हो गई। क्या उसका इंटरेस्ट भी लो हो जाएगा? नहीं सर, उसको जो है दिल में आता रहेगा कि मेरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो शायद फोन करके पूछता रहे, बातों बातों पूछे हाँ वो मेरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ। इसका मतलब क्या है कि उसकी उसकी पावर लो हो गई, इंटरेस्ट हाई है। पहले वो ए पे था, फिर वो सी पर आ गया। गवर्नमेंट पहले बी पे थी, ए पर आ गई। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पहले वो ए पे था, फिर वो सी पर आ गया। एक आपके पास जो है वो लेबर काम कर रहा था मशीन पे, और हुआ ये कि मशीन पे जो है वो ब्लास्ट हुआ और उस लेबर को थोड़ी बहुत इंजरीज हुई। सही है। अब पहले जब लेबर काम कर रहा था एक्सीडेंट से पहले, वो लो पावर लो इंटरेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया कि यार मुझे, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे लोग सही से काम नहीं कर रहे होते, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई 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 जो है वो
हेल्थ के लिए कोई जो है वो इन चीजों के लिए सोच नहीं होता, डेंजर जो है इक्विपमेंट्स के लिए कोई सोच नहीं रहा होता, तो मैं तो मर जाऊंगा और मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो रोना शुरू कर ड्रामे शुरू कर दिए। तो उसका मतलब ये है कि डी से वो ए पे चले गया, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। कंपनी ने उसका इलाज करवाया, उसको पैसे दिए, उसके घर में कोई चीजें बनवा दी, उसको और दो बहुत सारे पैसे दिए, और फिर उससे जो है ना एनडीए साइन करवा लिया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि अब जो हुआ वो तुम भूल जाओ, किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी ने क्या किया, उसको निकाल फेंका। तो उसका मतलब ये है कि पहले वो लो पावर लो इंटरेस्ट पे था, फिर वो हाई पावर हाई इंटरेस्ट पर आया, उसके बाद अब वो कहाँ चले गया, वापस से लो पावर लो इंटरेस्ट पे चले गया। सही है, लो पावर लो इंटरेस्ट पे चले गया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये था पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। सही। अब यहाँ पे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को करना है थॉरली रीड। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज जो है वो नहीं पढ़ाई है, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। लिखा हुआ है, the main connected stakeholders in a business organization must have some power that they are able to use to influence decisions। जो मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो पावर होगी, जिसके थ्रू वो क्या करते होंगे, इन्फ्लुएंस करते होंगे डिसीजंस को। जो डिसीजंस मेन स्टेक होल्डर ले रहे हैं, जो डिसीजन मेन स्टेक होल्डर ले रहे हैं, तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर के पास कुछ ना कुछ तो पावर होगी कि वो क्या कर सकते हैं, उस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सम सोर्स ऑफ पावर एंड द स्टेक होल्डर्स हु माइट हैव देम आर लिस्टेड बिलो। जैसे बता रहा है कि जैसे आपके पास कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि उनके पास लीगल राइट्स होते हैं। सही है। अब शेयर होल्डर्स के पास क्या है, लीगल वोटिंग राइट्स होते हैं, कि जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकते हैं। लेंडर्स के पास लीगल राइट्स होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो लेंडिंग एग्रीमेंट है उसको रीइंफोर्स करवा सकते हैं। सही है। पब्लिसिटी, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स एंड लेजिस्लेशन। जैसे प्रेशर ग्रुप्स हो गए, जो जनरल ग्रुप है, अब वो क्या कर सकते हैं कि बॉयकॉट कर सकते हैं, पब्लिसिटी हासिल कर सकते हैं, कस्टमर्स को लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, जैसे आपके सप्लायर्स जो हैं, सही है, वो क्या करें कि आपकी सप्लाई बंद कर दें, और बाकी सप्लायर्स कह रहे भाई इसको सप्लाई नहीं करना, ये टाइम पे पैसे नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपकी की रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया। बाइंग पावर, कस्टमर ने बॉयकॉट कर दिया, खरीदना छोड़ दिया। सही है। इंटरनल की बात करें कुछ एम्प्लॉयज जो ना अपनी पावर पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। सही है। कुछ एम्प्लॉयज जो ना रिसोर्सेज पे क्लेम करते हैं, और कुछ क्या करते हैं अपने पर्सनल कैरिज्मा और इन्फ्लुएंस से क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे ये बता रहे हैं सिंपली कि आपके पास मेन स्टेक होल्डर हो या कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हो, वो ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लीगल राइट, पब्लिसिटी, कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, बाइंग पावर, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल की बात करें तो अपनी पावर पोजीशन का, क्लेम ऑन रिसोर्सेज का और पर्सनल कैरिज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे, ये आ चुका है, पावर पोजीशन आ चुका है। सही है। एमसीक्यू में क्लेम ऑन रिसोर्सेज आ चुका है। सही है। बाइंग पावर आ चुका है। तो प्लीज आप लोगों ने कोई भी चीज मिस आउट नहीं करनी। यहाँ पे 4 पार्ट थे, हर पार्ट पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो भी रीड करनी है, उनकी डेफिनेशन भी रीड करनी है। इनशाला आपका चैप्टर नंबर 1 परफेक्ट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 से नहीं करके भी ना आपके पास 8 से 12 मार्क्स आते हैं, 8 से 12 मार्क्स आते हैं। तो प्लीज इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ ही आपने 8 या 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आज की क्लास को जो है वो यहीं पे ही बंद करते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपसे। टिल देन ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।